आदाब नाजरीन, इस्तकबाल अजीज सलाम पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं सलाम दक्कन में दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। हर एक खबर का रुख करेंगे तफसील से। दूसरे मरहले में 13 रियासतों की 97 पार्लिमानी सीटों की इंतखाबी तशहीर आज खत्म हो गई। आम इंतखाब 2019 में तशहीर के आखिरी दिन सियासी लीडरान ने रैली और रोड शो के जरिए ताकत का मुजाहरा किया। इस मरहले में तमिलनाडु पुडुचेरी की 40 पार्लिमानी सीटों के अलावा कर्नाटक के 14 हलकों में भी 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की एक सीट पर होने वाले इंतखाब में AIADMK, बीजेपी और DMK कांग्रेस इत्तेहाद के बीच सीधा मुकाबला है, जिसके तहत पीएम मोदी और कांग्रेस सदर राहुल गांधी कई मुश्तरका रैलियां कर चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी इत्तेहाद मोदी हुकूमत के 5 साल की उसूलियाबियों के बखान पर वोट मांग रही है, तो दूसरी जानिब DMK इत्तेहाद का दावा है कि वो इस बार रियासत में क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे ओडिशा का, जहां वजीर आजम मोदी रोड शो कर रहे हैं। तो तशहीरी मुहिम में लगातार जुटे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इस वक्त ये तस्वीरें ओडिशा की हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। रोड शो के जरिए इंतखाबी तशहीर में जुटे हैं वजीर आजम मोदी। आपको बता दें कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में तशहीर का दौर लगातार जारी है। तमाम सियासी जमातें अपने अपने तरीके से तशहीर में जुटी हैं और इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी लगातार इंतखाबी तशहीर में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें ओडिशा की आप देख रहे हैं। उड़ीसा में रोड शो कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। हालांकि दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए भी धुआंधार तशहीर की है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। आज तशहीर बंद हो जाएगी, दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए तशहीर बंद हो चुकी है। ये तस्वीरें उड़ीसा की आप देख रहे हैं। रोड शो के जरिए इंतखाबी तशहीर में जुटे हुए हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि एक दिन में कई जगह इंतखाबी रैलियों को खिताब कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। ऑपोजिशन भी अपने अपने तरीके से तशहीर में जुटी हुई है और ये तस्वीरें ओडिशा की आप देख रहे हैं। रोड शो कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओडिशा में। तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती हैं तमाम सियासी जमातें। इसी सिलसिले में बीजेपी ने भी पूरी तैयारियां की हैं। तमाम तरीके से इंतखाबी तशहीर में पूरी पार्टी जुटी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कमान संभाली है बीजेपी की और ओडिशा पहुंचे हैं वजीर आजम। रोड शो सीधे ओडिशा से आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। वजीर आजम ओडिशा में मौजूद है, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो के जरिए अवाम से अपील कर रहे हैं और अपनी हिमायत में अवाम को मुतासिर करने की पुरजोर कोशिश तमाम सियासी जमातों की है। आपको बता दें कि दूसरे मरहले की वोटिंग 18 अप्रैल को होनी है। उससे पहले तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने तरीके से इंतखाबी मुहिम छेड़ी हुई है। तमाम सियासी लोग, सियासी जमातें, बड़े सियासी लीडरान अपने अपने तरीके से अलग अलग पार्लियामानी हलकों में जाकर इंतखाब कर रहे हैं। ये तस्वीरें ओडिशा की आप देख रहे हैं। वहीं कर्नाटक में भी दूसरे मरहले में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी उम्मीदवार अपनी आखिरी ताकत तक लगा रहे। बीजेपी जहां मरकजी हुकूमत की 5 साल की हुसूलियाबियों को मुल्क के सामने कारगर बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस और JDS इत्तेहाद मुल्क और आइन बचाने का हवाला दे रही हैं। इसी कड़ी में उन 14 सीटों पर उम्मीदवारों ने आखिरी दाव लगाया। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस JDS इत्तेहाद का बीजेपी से सीधा मुकाबला है और दोनों ही अपने अपने तरह के दावे कर रहे हैं। तो दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन बीजेपी सदर अमित शाह ने कर्नाटक में रोड शो किया। इससे पहले शाह ने तुमकुर में अवामी रैली के दौरान अपोजिशन इत्तेहाद पर हमलावर हुए नजर आए। पीएम मोदी को NDA का उम्मीदवार बताते हुए उन्होंने अपोजिशन को अपना चेहरा लाने की बात कही। तंज के दौरान शाह ने कहा कि अगर इत्तेहाद की सरकार बनती है तो मुल्क को हर दिन एक नया PM मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में मोदी के नाम की हवा चल रही है और वो दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं। आज 244वीं कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं जहां जहां भी गया एक ही नारा सुनाई पड़ता है, मोदी मोदी। और दूसरी ओर ये राहुल बाबा एंड कंपनी है। मैं उनको पूछता हूं, भाई आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? मुझे
जवाब ही नहीं देते। अगर गठबंधन की सरकार आई तो सोमवार को मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को अखिलेश यादव बनेंगे, बुधवार को देवगौड़ा जी बनेंगे, गुरुवार को चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, शुक्रवार को शरद पवार बनेंगे, शनिवार को बहन मायावती ममता दीदी बनेगी और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। जिनका नेता न हो देश ठीक से चला सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाकर देश को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक का विकास महत्वपूर्ण नहीं है, द्रावणगिरी का विकास महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटक भ्रष्टाचार का एटीएम है, एटीएम जहां से उनको फंड मिलता रहता है। वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण आज कर्नाटक के शिवमोगा में पार्टी उम्मीदवार के हक में रैली करने पहुंची। उन्होंने पीएम मोदी को अजीम कायद बताते हुए कहा कि उनसे सभी को काफी उम्मीदें हैं। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के गरीबी हटाओ मुहिम पर तंज करते हुए पूछा कि इंदिरा जी के वक्त से शुरू हुई इस मुहिम की पोल खुलकर कांग्रेस की ही पोल खुलने पर तुली है। हमें ऐसे एक नेता मिला है जो भारत देश को सामने रख के उनको पीछे, अपने आप को पीछे रख करके देश का उन्नति के लिए काम करने वाला नेता, एक नेता अगर भारत देश में अगर आज है वो प्रधानमंत्री मोदी जी है। 1971 से गरीबी हटाओ ऐसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर काम चलाया। उसके बाद राजीव गांधी उसको आगे बढ़ते आए, 20 पॉइंट प्रोग्राम बोले गरीबी हटाने के लिए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय पर भी ये बात बोले कि हमारे बजट का पहला हक माइनॉरिटीज को जाना चाहिए। ऐसे करके बहुत टाइप का बातें करते रहे मगर गरीबी हटाया नहीं। और अभी और इस बात को ना मानते हुए गरीबी और इस देश में है, इस बात को मानते हुए नया एक स्कीम चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए ले आ रहे हैं। चुनाव के समय ही कांग्रेस को गरीबी याद आता है, गरीब याद आता है। अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने केरल में कई रैलियों से खिताब किया। कोल्लम में मुनक्किद रैली में उन्होंने मोदी हुकूमत पर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया। राहुल ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए ही उन्होंने जोड़ने के गरज से केरल से भी इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। इस मौके पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार 15 अमीर लोगों के लिए काम कर रही है, जिससे मुल्क में बदउनवानी का बोलबाला देखने में आ रहा है। I normally fight the election from Amethi in North India, but this time I chose to give a message to South India by fighting from Kerala. Because I wanted to give a message that India is not just one perspective. India is just not one idea. India is millions and millions of different viewpoints, different perspectives, and all of those are important to us. Currently, our country is under attack by the BJP and the RSS. All other voices other than their own. They believe that only one idea should rule India. And over the last 5 years, you have seen our Prime Minister promise a number of things. 2 crore jobs every year to youngsters. 15 lakh rupees in every bank account. Correct prices to farmers. How many people in this crowd have got 15 lakh rupees in their bank account? We have the highest unemployment in 45 years. So the promises he made to you, he has not fulfilled. But Anil Ambani gets 30,000 crores in the Rafale deal. The Prime Minister speaks of nationalism. And then he gives the world's biggest defense contract to a man who has never built an aircraft. Nirav Modi, 35,000 crores. Mehul Choksi, 35,000 crores. Vijay Mallya, 10,000 crores. Lalit Modi. The list is there. 3,50,000 crores given to 15 of the richest people in this country.
और नफरत और इल्जाम तराशी के मौजूदा दौर में तिरुवनंतपुरम में जमहूरियत का एक बेहतरीन नजारा देखने को मिला। अपनी इंतखाबी तशरीर के दौरान गिरकर जख्मी हुए शशि थरूर को देखने के लिए वजीर दिफा निर्मला सीतारमण अस्पताल पहुंची, जिन्हें देखकर कांग्रेस एमपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाज़ेह रहे कि शहर के तुला भरम मंदिर में पूजा के दौरान थरूर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचा गया, जहां उन्हें 6 टांके लगाने पड़े। एक पूजा तकरीब में खुद के बराबर फल और मिठाइयां तौलने के दौरान वो तराजू से गिर गए, जिससे उनके सर में चोट आई। वाज़ेह रहे कि केरल के कुछ मंदिरों में खास पूजा होती है, जिस दौरान खुद के बराबर फल और मिठाइयां दान करनी पड़ती हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। आम इंतखाबात 2019 की वोटिंग से पहले मरकजी जांच एजेंसियां उम्मीदवारों पर नजर गड़ाए हैं। इस दौरान एक सर्च टीम कर्नाटक के मडिया पहुंची, जहां उन्होंने 2 मकामात पर छापेमारी की, तो दूसरी जानिब एक दूसरी टीम ने साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा को रोककर उनके सामान की तलाशी ली। हालांकि अपोजिशन लगातार कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है। उनका इल्जाम है कि एजेंसियां हुकूमत के इशारे पर अपोजिशन को परेशान कर रही हैं। चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी समेत कई अपोजिशन लीडरान इस तरह के इल्जाम लगा चुके हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो जांच एजेंसियों से आजाद हैं। अपोजिशन अपनी गलती छिपाने की गरज से ऐसे इल्जाम लगा रही है। Let me put the record straight. Of course, it's a matter of fact, IT raid is happening during elections, but the fact is the ruling JDS and Congress party are utilizing they're misusing their authority, they're misusing their power, they're misusing their money power. मारूफ फिल्म अदाकार प्रकाश राज भी इस बार सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज अपने आबाई शहर बेंगलोर सेंट्रल से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में है, जहां से रियासत से वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार रिजवान अरशद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। प्रकाश राज ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मजहबी सियासत का इल्जाम लगाया दोनों पर, तो उन्होंने अपने लीडरान के मजहबी बयान पर पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। इन्हीं मौजूआत पर उनसे खास बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। कर्नाटक की सबसे अहम सीट माने जाने वाली बेंगलोर सेंट्रल के उम्मीदवार प्रकाश राज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, कुछ सवालात हैं इनके लिए। हिंदुस्तान में कहीं से भी खड़े हो सकते थे, बेंगलोर सेंट्रल ही क्यों चुना आपने? ये मेरा घर है, बेंगलोर सेंट्रल, यहीं पैदा हुआ मैंने, मेरा स्कूलिंग यहाँ, कॉलेज यहाँ, मेरी ज़िंदगी यहाँ बिता हूँ, यहाँ के लोग मुझे जानते हैं, सो घर में ही खड़ा होना चाहिए ना। आपने इंडिपेंडेंट खड़ा होने का क्यों सोचा? दोनों गलत है। देखो क्या माहौल बना रखे हैं देश को। इलेक्शन एक इवेंट नहीं है, एक ब्रांडिंग नहीं है। काम के बारे में बात करते हैं दोनों। बीजेपी बोलता है हिंदुत्व, और मुझसे लड़ने के लिए बोलते हैं ये क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी है, तो ये एंटी हिंदू है। कांग्रेस ने क्या बोल रहा है आजकल? कांग्रेस ने एक लीफलेट बाहर ले आए कि ये हिंदू है, अगेंस्ट माइनॉरिटी है। देखो, हम कांग्रेस, बीजेपी तो कम्युनल पार्टी है, हमको पता है, लेकिन हमको ये समझना है कांग्रेस भी कम्युनल पार्टी है। कांग्रेस माइनॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है बस। आज वेदर इट इज क्रिश्चियन, देखिए आज द क्रिश्चियंस हैव डेजर्टेड कांग्रेस, क्योंकि उनको पता है उनके लिए कुछ नहीं किया, उनका इतने साल सिर्फ इस्तेमाल कर चुके हैं। दलित्स आर गोइंग अवे फ्रॉम कांग्रेस, अब मुसलमान को सोचना है। ठीक है सर, लेकिन आप ये बताइए, अगर आप जीत भी लेते हैं तो सिर्फ सवाल बेंगलोर सेंट्रल के मुसलमानों को नहीं है, पूरे देश का सवाल है। किस तरह से आप मुसलमानों को अपलिफ्ट कर सकते हैं? आप मुसलमान क्यों सोच रहे हैं? मुल्क के बारे में सोच। डू यू वांट ए सेक्युलर लीडर, जहां पे सेक्युलर मीन्स एवरीबडी, हिंदूज और क्रिश्चियंस और मुसलमान और दलित्स और डाउन ट्रॉडन। देश में गरीब अमीर है, देश में सबको इक्वल एजुकेशन चाहिए। इसमें खाम का मत सोचो, मुल्क अच्छा होना चाहिए। पानी क्या काम दे के आता है क्या? हवा क्या काम दे के आता है क्या? जिस सड़क पे आप गुजर रहे हो वो किसी काम का है क्या? नो। व्हाट वी नीड इस देश में, हम गरीब हो सकते हैं, हमारा बच्चे गरीब नहीं होना चाहिए। हम अनपढ़ हो सकते हैं, बट बच्चा है, उसको इक्वल एजुकेशन देना है। ये लोग मेकिंग दिस इज अ माइनॉरिटी पार्टी, दिस इज अ मेजॉरिटी पार्टी, ऐसे हमारे टोटल थॉट प्रोसेस ही बदल चुके हैं। और मोदी जी भी बोलते हैं हम
मुफ्ती और अब्दुल्ला को देश को बांटने नहीं दूंगा। अरे व्हाट वर यू डूइंग विद मुफ्ती इन द श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द टाइम इन द असेंबली? आप उनके साथ ही थे कश्मीर में विद द पार्टी। एक हिंदू टेररिस्ट भी नहीं है तो गोडसे कौन था जो महात्मा गांधी को मारा? ये सोच क्यों डाल रहे भाई? डेवलपमेंट का बात करो, रोजगार का बात करो, एजुकेशन का बात करो, हेल्थ का बात करो। हमको एक इंसान चाहिए जो सेक्युलर है, जिसका दिल धड़कता है लोगों के लिए। हमारा भगवान वो पर्सनल है, हम देख लेंगे, हमारा आचार विचार हम देख लेंगे। इसका क्यों इश्यू बना रहे हैं आप लोग? प्रकाश राज साहब का कहना है कि पार्टियों के जाल में ना पड़े और वो अपने तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर किसी भी इलेक्शन में आ गए हैं। इसी तरह से ये अपना एक फार्मूले के तौर पर मैदान में उतरे हैं। और कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। पहले मरहले में वोटिंग के बाद जहां एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है, वोटिंग फीसद में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए ऑपोजिशन जमातों ने रियासती कमीशन पर कार्रवाई की मांग की है। उनका दावा है कि जो फीसद शाम को बताया गया, देर रात उसमें बदलाव किया गया। इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई पर हुक्मरान जमात को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी का दावा है कि असेंबली इंतखाब की तरह इस बार भी हेरफेर की जा रही है। मरकजी इलेक्शन कमीशन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि ऑपोजिशन के सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने भी अपना मौकफ रखा है, जिसमें उन्होंने इस तरह के इल्जामात से साफ इंकार कर दिया है। Conference was held because I have observed some news in social media and in some press, some sections of the press, that about two aspects. One, about the handling of the EVMs after the polling has been completed, and two, some questions about how the polling percentages have gone 5%, 7% higher than what was reported at 5 PM. जब फाइनल फिगर्स आते हैं तो वो कम्प्लीटली टैम्पर्ड होकर पूरे डिफरेंट फिगर्स आते हैं। सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक जितनी पोलिंग होती है वो 1 घंटे के बाद, यानी पोलिंग कट ऑफ टाइम के बाद 6 बजे से 7 बजे के बीच में उसको पोलिंग परसेंटेज रिलीज़ किया जाता है। लेकिन जब फाइनल फिगर्स आते हैं वो दूसरे दिन आते हैं। रात में तमाम जहां पर टीआरएस पार्टी के एमपीज को नुकसान हो रहा था, वहां पर रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को चेंज कर दिया, या फिर वो कट ऑफ टाइम के बाद उस पर पोलिंग कर दी गई। आप देख सकते हैं कि जो है सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक जितनी पोलिंग हुई, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर 1 लाख पोलिंग होती है तो कट ऑफ टाइम के 1 घंटे के अंदर 25,000 पोलिंग वहां पे होती है। हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट इलेक्शंस में जो पोलिंग हुई है तेलंगाना के अंदर, इवनिंग में हम देखते हैं पोलिंग वाले दिन जितना हमारा जो वोट परसेंटेज था, फॉर एग्जांपल जैसे 50% पोलिंग बोले हैं, दूसरे दिन वही पोलिंग 55% हो रही है। हैदराबाद पार्लियामेंट का आप देखेंगे 39.44% का पोलिंग था उनका, हैदराबाद का। नेक्स्ट डे हमें बताया गया है कि पोलिंग परसेंटेज 44 हुआ है। ये कैसे राइज हो रहा है? ये अपने आप तो हो नहीं सकता। शाम रात में 1% मिलेगा, नेक्स्ट डे 1% मिलेगा। ऐसे 17 पार्लियामेंट के अंदर हुआ है जहां पे पोलिंग परसेंटेज 5% राइज हुआ है। तो मेरा इलेक्शन कमीशन से एक ही निवेदन है कि ये जो राइज ऑफ पोलिंग परसेंटेज हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, कहीं सांठगांठ किस में है? ये आप इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, एक क्लीन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो और सच जो है हमारे तेलंगाना के वोटर्स के साथ का डिक्लेयर हो गया, सिकंदराबाद का 44% डिक्लेयर हो गया, तो इसको बार बार चेंज करने का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन एक ईमानदार संस्था है, एक ईमानदारी का नाम है, लोगों का